व्यक्ति की है। उद्धरण उद्धरण तो यह कहो न कि सुंदर का सौदा कर दिया है। मैं तो कहती हूँ उसका मन जजमानी में लगाओ। ट्रेनिंग दो। आपके बाद क्या होगा, सोचा है कभी? तुम दोनों कान की बहरी हो, कुछ नहीं सुनोगी, कहते हुए पंडित जी कंधे पर गमछा डालकर बाहर निकल गए। काजल ज्यों-ज्यों बड़ी होने लगी, त्यों-त्यों उसके बदन का उभार निखार भी बढ़ने लगा। इसी के चलते वह सभी लड़कों के ख्वाबों में बस गई थी। सभी उसका साथ पाने को बावले हो गए थे। काजल ने पढ़ाई में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कभी भी सुंदर की याद आती तो वह सोचती कि पता नहीं उसने फॉर्म भरा भी है या नहीं। वैसे एक क्लास तो वह चूक ही गया था। इधर सुंदर को टीचर मिश्रा जी ने जी जान से पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह शाम उस पर इतना समय लगाया कि वह एक क्लास चूकने के बावजूद फॉर्म भरने के लायक हो गया। मिश्रा जी ने किसी दूसरे स्कूल से उसे भी मैट्रिक का छात्र बनवा दिया। सुंदर ने भी अपनी ओर से पढ़ाई करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कभी भी वह मीनाक्षी से काजल की बातें करता तो मीनाक्षी कहती, दिखाओ न एक दिन। उद्धरण उद्धरण नहीं आएगी वह। ग्राम पंचायत का फैसला है कि कोई भी ऊंची जाति का शख्स उससे नहीं मिल सकता, ऐसा कहकर सुंदर उदास हो गया। क्यों? मीनाक्षी ने पूछा। क्यों क्या? सारा गांव बाबुओं का है और वह दलित है। उद्धरण उद्धरण काजल दलित है। हाँ, लेकिन उससे क्या? यह कोई छूत की लाइलाज बीमारी तो है नहीं। दिल की बड़ी अच्छी है। देखने में भी सुंदर है, कहकर सुंदर सिसक उठा। मीनाक्षी ने प्यार से सुंदर की पीठ पर हाथ रखा। अच्छा, मैं समझी। तुझे इसी बात का दुख है कि वह तुझसे आगे निकल जाएगी। सुंदर बस हिचकियां भरता रहा। फिर भी तू काजल से अच्छे नंबर लाएगा, मीनाक्षी ने उसका हौसला बढ़ाया। सुंदर भी यह सोचकर खिल उठा कि अगर ऐसा हुआ तो काजल की हेकड़ी टूट जाएगी। मैट्रिक का इम्तिहान हुआ। नतीजा आया तो काजल राज्य में 5वें नंबर पर आई। अखबार में उसके फोटो समेत छपा, गुदड़ी की लाल, जिले में कमाल। मुख्यमंत्री ने टॉप 10 छात्रा को 25,00,000 रुपए व कलेक्टर ने 10,10,000 रुपए देकर सम्मानित करने का ऐलान किया। समारोह में जिले के डीईओ साहब बतौर मुख्य अतिथि पधारे थे। इनके ही हाथों काजल को कामयाबी की माला पहनानी थी और 10,000 रुपए का चेक देना था। सो दोनों माँ बेटी को बुलाया गया। आई तो बस काजल की माँ और माइक थामकर बोल गई, अब काहे की काजल, काहे की माला। हुजूर, गांव में 2 ही घर दलितों के हैं, बाकी हैं बाबू लोग। इन लोगों ने अपने बच्चों को काजल से दूर रहने की हिदायत दे रखी है। सभी हिकारत की नज़र से देखते हैं। आज उसके लिए ही माला। नहीं आएगी काजल साहब, उसने डीईओ साहब को नमस्ते किया और मंच से उतरकर घर चली गई। मंच पर ही कोलाहल मच गया। कानाफूसी होने लगी कि अब क्या होगा। डीईओ साहब खुद दलित थे। कहीं स्कूल की यूनिट खत्म कर दी तो बच्चे 10 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ सकेंगे क्या? डीईओ साहब खुद काजल के घर आए और पुचकार कर माला पहनाई और चेक दिया। फिर पूछा कि किस कॉलेज में दाखिला लोगी। जहां वह दाखिला लेना चाहेगी, वहां उसके लिए सीट रिजर्व रहेगी। यह सरकारी इंतजाम है। नहीं साहब, मेरी माँ अकेली रह जाएंगी। फिर ज्यादा पढ़ लिख कर दलितों में शादी ब्याह की भी समस्या आती है। पढ़े लिखे लड़के मिलते ही नहीं। मिलते हैं तो दहेज में मोटी रकम चाहिए। मैं ठहरी गरीब लड़की। नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। तुम्हारे पीछे पूरी सरकार खड़ी है। शादी ब्याह की जब बात आएगी तो लड़के भी मिलेंगे और वे भी बिना दहेज के। केवल तुम अपने पढ़ने की रफ्तार कम मत करो, इतना समझा कर वे चले गए। काजल को तो बस सुंदर की चिंता सता रही थी कि वह मैट्रिक में पास हुआ भी है या नहीं। उसने तय किया कि अगर सुंदर फेल हो गया होगा तो वह भी आगे दाखिला नहीं लेगी। काजल का फोटो अखबार में देख सुंदर चहक उठा, यही है मेरी काजल। मीनाक्षी, यही है मेरी काजल, और उसका गला भर्रा गया। मीनाक्षी, काजल कितनी दूर चली गई।
कटी पतंग की तरह बदलों के पार, मुझे मिल पाएगी या नहीं। और गमछे से वह आंसू पोंछने लगा। पागल, एक तो तुम कहते हो कि वह दलित है, दूसरे तुमसे अव्वल। अब वह तुम्हें देखेगी भी क्या? नहीं मीनाक्षी, वह मेरी बचपन की दोस्त है। हम ऊंची जाति वाले उसे भूल सकते हैं, पर वह नहीं भूलेगी। उद्धरण उद्धरण। तभी मिश्राजी गरजे, चुप जाति का ब्राह्मण होकर दलित लड़की का नाम रटे बैठा है। तुझ पर मैं दिन रात मेहनत और खर्च कर रहा हूँ। मैं अंधा हूँ क्या? क्रमशः क्या काजल व मीनाक्षी कभी मिल पाईं? सुंदर की जिंदगी में काजल आई या मीनाक्षी? पढ़िए अगले अंक में। कमेंट। आप इस लेख को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। कहानी। हिसाब किताब कैसे बदल गई उसकी जिंदगी की कहानी। परिस्थितियां कैसे बदल गईं कि भाभी जो मुझे ठीक से खाना नहीं देती थी, बिजली के बिल तक का हिसाब लेती थी, स्वयं उनके लिए जिंदगी का हिसाब किताब करना जटिल हो गया। पिताजी गुजरे तब मेरी उम्र 12 साल की थी। गीता दीदी 18 और भैया 22 साल के थे। अचानक हुए इस हादसे को हम सब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे। मुझे समझ थोड़ी कम थी, फिर भी इतना भी नासमझ नहीं था कि पिताजी के जाने का अर्थ न समझ सकूं। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। कच्ची गृहस्थी थी, ऐसे में उन्हें चारों तरफ सिवा अंधकार के कुछ नहीं दिख रहा था। सारे रिश्तेदार जमा थे। वे माँ को समझाने का भरसक प्रयास कर रहे थे, मगर वे कुछ समझने को तैयार ही नहीं थीं। बस एक ही रट लगाए थी कि अब वे शेष जीवन कैसे गुजारेंगी, कैसे गीता की शादी होगी, हम सबको वे कैसे संभालेंगी। उनका रुदन सुनकर सभी की आंखें नम थीं। थोड़ा बहुत वे मामाजी को समझने को तैयार थीं। मामाजी भरे मन से बोले, दीदी, दिल छोटा मत करो। मैं तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बनकर तब तक खड़ा रहूंगा जब तक तुम्हारा परिवार संभल नहीं जाता। उन्होंने अपना वादा निभाया। रोजाना शाम को बैंक की ड्यूटी से खाली होते तो सीधे घर आकर हमारा हालचाल जरूर लेते। उनके आने से हम सबको बल मिलता। उन्हीं के प्रयास से भैया को पापा की जगह पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिली। फंड से मिले रुपयों से गीता दीदी की शादी हुई। पापा का बनाया मकान था, सो रहने की समस्या नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर संभलने लगा। गीता दीदी की शादी के बाद बचे रुपयों को माँ ने अपने पास बुरे वक्त के लिए रख लिया। इस बीच भैया की शादी के लिए लड़की वालों के रिश्ते आने लगे। माँ को एक जगह रिश्ता अच्छा लगा, सो मामा से राय मशविरा करके भैया की शादी कर दी। अब वे निश्चित थीं। ले देकर एक मैं ही बचा था। उन्हें विश्वास था कि मैं कहीं न कहीं पढ़ लिख कर सेटल हो ही जाऊंगा, मगर नियति को और ही कुछ मंजूर था। माँ को अचानक ब्रेन हिमरेज हुआ और वे हम सबको रोता बिलखता छोड़ चली गईं। भैया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर मैं अकेला हो गया। मैं उस रोज फूट फूट कर रोया क्योंकि एक माँ ही थी जो मेरी राजदा थी। मैं जब भी कभी उलझन में होता, वे बड़ी आसानी से मेरी समस्या का समाधान कर देती। एक तरह से वे मेरी संबल थीं। माँ की 13वीं तक गीता दीदी मेरे पास रहीं। जब तक थी मेरी तन्हाई पर अंकुश लगा रहा। पर जैसे ही वे चली गईं, घर काटने को दौड़ने लगा। सबसे बुरी बात यह हुई कि जिन भैया भाभी पर मेरी जिम्मेदारी थी वे ही मुझसे विमुख होने लगे। एक दिन मैंने माँ की पासबुक देखी तो पाया कि उसमें फूटी कौड़ी भी न थी। यह जानकर मैं स्तब्ध रह गया। भैया से पूछा तो बड़े तल्ख शब्दों में बोले, मैं क्या जानूं। पूरे 2 लाख थे भैया। माँ ने मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए रखे थे। मैं लगभग रोना सा हो गया। जब तू जानता था कि पूरे 2 लाख रुपए थे तो तुझे यह भी पता होगा कि रुपए कहाँ गए। मुझे तो पता भी नहीं था कि माँ ने इतने रुपए बैंक में रखे हैं। भैया बड़ी सफाई से अपना दामन बचा ले गए। भैया, याद कीजिए, माँ ने आपको मेरी अनुपस्थिति में कुछ दिया हो। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। माँ से दिन रात तो तू चिपका रहता था। तुम दोनों क्या खिचड़ी पकाते थे, मैंने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की।
फिर वे कहाँ से मुझे रुपए देंगी? मुझे रुपयों की जरूरत ही क्या है जो उनसे मांगूंगा और वे मुझको देंगी? खिचड़ी, कैसी बात कर रहे हैं? न मैंने न माँ ने आज तक आपसे कुछ छिपाया। पापा का जो भी फंड मिला उससे गीता दीदी की शादी हुई और शेष रुपए जस के तस बैंक में जमा थे, तो इसलिए कि अगर मुझे बेहतर पढ़ाई करनी होगी तो आपसे मांगने की जरूरत न पड़े। इतना घमंड। माँ आप पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहती थी। अब आप इसे जिस रूप में ले, कहकर मैंने इस विवाद को विराम दिया। क्योंकि जब मैंने देखा ही नहीं तो क्या कर सकता हूँ। जबकि सच्चाई यही थी कि रुपए भैया ही ने लिए थे। माँ की आदत थी, वे चेकों पर अग्रिम हस्ताक्षर बनाकर रखती थी ताकि पेंशन के रुपए लेने के लिए मुझे माँ का इंतजार न करना पड़े। कभी भी माँ दीदी के पास चली जाती थी तो वहीं से फोन कर देती कि मैंने चेक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तू पेंशन निकाल लेना। माँ के इस विश्वास का भैया ने नाजायज फायदा उठाया। माँ के मरने की खबर रिश्तेदारों को देने जब मैं घर से बाहर निकला, उसी समय भैया भाभी को मौका मिला माँ का बक्सा खोलकर चेक और उनके रखे कुछ गहनों को चुराने का। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक तरफ माँ की लाश जमीन पर पड़ी हो, दूसरी तरफ भैया ऐसे कुत्सित प्रयास में लिप्त रहेंगे। ये सब सोचकर मेरा मन भीग गया। उस रोज माँ पिताजी की खूब याद आई। अगर आज वे जिंदा होते तो शायद यह सब न देखना पड़ता। इन सब वजहों से मैं ज्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाया। घर में भैया भाभी का मेरे प्रति कोई सहयोगात्मक रवैया नहीं था। वे मेरे साथ बेगानों की तरह व्यवहार करते। आखिरकार जब मेरी पढ़ाई रुक गई तो मैंने एक अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी कर ली। तनख्वाह कोई खास न थी। हाँ, लोगों की टिप्स ठीक ठाक मिल जाया करती थी। अभी एक महीना भी न गुजरा था कि एक दिन मैंने भाभी को भैया से यह कहते सुना, कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहेंगे देवर जी? 1 महीना होने दो, भैया बोले। अभी से कान भरोगे तभी कुछ सोचेगा, भाभी बोली। भैया ने घुमा फिरा कर भाभी की बात मेरे सामने दोहरा दी। मुझे नागवार लगा। भाभी न सही, कम से कम भैया को तो सोच समझ कर बात करनी चाहिए। एक तो मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई, दूसरे नौकरी लगे जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए और घर खर्च का ताना देने लगे। अस्पताल से लौटने में कभी भी मुझे देर हो जाया करती थी। ऐसे ही एक रात मैं देर से घर लौटा तो पाया कि घर के फाटक पर ताला लटक रहा था। मैंने पड़ोसी से चाबी लेकर फाटक खोला। कमरे की चाबी भैया एक खास जगह रख कर जाते थे जिसका सिर्फ मुझे पता था। वहां से चाबी लेकर मैंने कमरा खोला। बहुत भूख लगी थी। रसोई में जाकर बर्तन